पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र। पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र का जन्म 18 दिसंबर 1903 ईस्वी दिन शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बस्ती गांव वर्तमान में मऊ जनपद स्थित में हुआ था। लक्ष्मीनारायण मिश्र के पिता का नाम कमला प्रसाद मिश्र तथा माता का नाम श्रीमती सहोदरा देवी था। मिश्र जी के पूर्वज योगी मिश्र के छोटे पुत्र अनूप मिश्र ने तत्कालीन बस्ती गांव में एक मिट्टी का किला बनवाया था, जिसे आज भी कोट के नाम से जाना जाता है। मिश्र जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव तथा 30 किलोमीटर दूर घोसी गांव के मिडिल स्कूल में हुई तथा जुलाई 1919 ईस्वी में सेंट्रल स्कूल काशी में 7वीं में नामांकन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मिश्र जी ने स्नातक कला की परीक्षा उत्तीर्ण की। यही मिश्र जी को जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध, प्रेमचंद्र पांडे, बेचन शर्मा, उग्र निराला और राम वृक्ष बिंदपुरी आदि का सान्निध्य प्राप्त हुआ। मिश्र जी ने सन 1929 ईस्वी में कानून की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नामांकन लिया, किंतु 1930 में पिता का देहांत हो जाने के कारण अध्ययन को स्थगित करना पड़ा। मिश्र जी की पत्नी का नाम राम दुलारी था। दुर्भाग्यवश ये मिश्र जी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता सकी। एक बीमारी के कारण 1936 ईस्वी में ही इनका स्वर्गवास हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सन 1943 ईस्वी में मिश्र जी को खुफिया विभाग की सूचना और संकेतों पर भारत रक्षा नियम की धारा 129 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद मिश्रा जी अपने पुत्रों विशंभर नाथ मिश्र, हरिंद्र नाथ मिश्र, रविंद्र नाथ मिश्र तथा भतीजे प्रभात कुसुम को लेकर इलाहाबाद में रहने लगे। सन 1968 ईस्वी में मिश्रा जी ने वाराणसी के गुरुधाम कॉलोनी में अपना भवन शारदा पीठ बनवाया और उसके बाद वाराणसी तथा आजमगढ़ रहने लगे। मिश्र की मृत्यु 19 अगस्त 1987 ईस्वी दिन बुधवार को अपने निवास स्थान शारदा पीठ में हुई। मिश्र जी ने अपने जीवन काल में 25 नाटकों और करीब 100 एकांकियों का सृजन किया। मिश्र जी का अंतर्जगत 1924 ईस्वी में एकमात्र काव्य गीत काव्य है तथा कालजयी एक अपूर्ण महाकाव्य है जो महाभारत के पात्र कर्ण पर आधारित है। मिश्र जी के अंतर्जगत काव्य को छायावाद का आधारशिला भी कुछ विद्वानों ने माना है। आधारभूत रचना की दृष्टि से लक्ष्मीनारायण मिश्र के सभी नाटकों में भारतीय संस्कृति के आदर्शों और मान्यताओं का प्रभाव है। मिश्र जी पर पाश्चात्य नाटककार ईशन शाह, मैटरलिंक आदि का विशेष प्रभाव था, किंतु फिर भी उसके एकांकियों में भारत की आत्मा बसती है। मिश्र जी की रचनाएं: अशोक 1926, सन्यासी 1929, राक्षस का मंदिर 1932, मुक्ति का रहस्य 1932, सिंदूर की होली 1934, राजयोग 1934, आधी रात 1937, गरुण ध्वज 1945, नारद की बीड़ा 1946, वत्सराज 1950, दशाश्वमेध 1950, विस्तृता की लहरें 1953, चक्रव्यूह 1953, कवि भारतेंदु 1955, वैशाली में बसंत 1955, जगत गुरु 1958, मृत्युंजय 1958, धरती का हृदय 1962, अपराजिता 1963 ईस्वी, चित्रकूट 1974, कालद्वार 1974, गंगाद्वार 1974, एकांकी अशोकवन 1950, प्रलय की पंख पर 1951 ईस्वी, भगवान मनु तथा अन्य एकांकी 1957 ईस्वी, कावेरी में कमल 1961 ईस्वी, स्वर्ग में विप्लव 1966 ईस्वी, नारी के रंग 1966 ईस्वी। इसके अलावा अन्य एकांकी नाटकों में ये है कि पत्थर में प्राण, देवी गिर में ग्रहण, नारी का रंग, एक दिन विश्वान, देश के शत्रु, भूमि का भोग, कौटिल्य, विधायक, पराशर, याज्ञवल्क्य, आचार्य शंकर आदि।
अनुदित नाटक है समाज के स्तंभ। इब्सन के नाटक पिलर ऑफ सोसाइटी का अनुवाद। गुड़िया का घर। इब्सन के नाटक डॉल्स हाउस का अनुवाद। काव्य संग्रह अंतर्जगत 1924 ईस्वी। महाकाव्य कालजयी अपूर्ण। पुरस्कार एवं सम्मान। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के साहित्य मंत्री 1949 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष 1978 ईस्वी। 22 दिसंबर 1959 से 10 जनवरी 1960 तक भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा सचिवालय की ओर से बम्बई राज्य की भाषण यात्रा। सिंदूर की होली से। सिंदूर की होली की रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सन 1934 ईस्वी में की है और इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। नाटकों के क्रम में यह उनका 5वां नाटक है। सिंदूर की होली एक समस्यापूर्ण नाटक है। इसके कथानक की अवधि मात्र 12-13 घंटे की है। नाटक की कथा प्रातः 9 बजे शुरू होती है और कथा की अंतिम घटना लगभग 10 रात्रि में बीत जाती है। इस नाटक में 3 अंक हैं और तीनों अंकों के दृश्य का स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। इस नाटक में दिन वर्षाकाल का है। इसके तीनों दृश्यों में पहला दृश्य 9 बजे का है, दूसरा संध्याकाल का तथा तीसरा 10 बजे का है। सिंदूर की होली नाटक के पात्र रजनीकांत, मनोज, शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर तथा कुछ और लोग। नाटक की शुरुआत बरसात के दिन और मुरारी लाल के कथन से होती है। इस समय 9:30 बज रहे होंगे। मुरारी लाल चंद्रकला के पिता और डिप्टी कमिश्नर हैं। माहिर अली मुरारी लाल का मुंशी है। वह इनके यहाँ 15 वर्षों से काम कर रहा है। चंद्रकला की उम्र 20 वर्ष है, लेकिन उसकी आकृति से लड़कपन की तरलता झलकती है, जो उनकी सुंदरता को और भी सुहावनी बना रही है। नाटक का पात्र मनोज मुरारीलाल के मित्र का लड़का है, जो मरते समय अपने पुत्र को मुरारीलाल के हवाले कर गया था। यह बांसुरी बजाने का शौक रखता है। मनोज मुरारीलाल के देख रेख में लखनऊ में रह कर पढ़ता है और बराबर अस्वस्थ भी रहता है। मुरारीलाल मनोज को सिविल सेवा की तैयारी के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। वस्तुतः मनोज के पिता मुरारीलाल की वजह से ही आत्महत्या करता है और यह राज केवल मुरारीलाल का मुंशी माहिर अली ही जानता है। भगवंत सिंह अपने भतीजा रजनीकांत की हत्या कर उसे छुपाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुरारीलाल को 10,000 रुपये घूस देता है और 500 रुपये उसके मुंशी माहिर अली को देता है। भगवंत सिंह जालिम प्रवृत्ति का इंसान है। रैयतों में रुपया ऐंठना उसकी वृत्ति है। पहले वह अनरेरी मजिस्ट्रेट था, बाद में साल भर बाद राय साहब हो गया। नाटक के प्रथम अंक में ही मनोरमा का प्रवेश होता है और इसकी उम्र चंद्रकला से भी 2 साल कम होगी। चित्र बनाने का शौक रखती है। शरीर दुबला और अद्विकता सा है। वह चंद्रकला को चित्रकला सिखाने आती है। मनोरमा जब 8 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई और मात्र 2 वर्ष बाद विधवा हो। मुरारीलाल के कहने पर कि तुमने तो अपने प्रेमी पति का मुख भी नहीं देखा। मनोरमा कहती है कि इन आँखों से तो कभी नहीं देखा, लेकिन कल्पना की आँखों से नित्य देखती हूँ, नित्य। 20 वर्ष का स्वस्थ सुंदर सम्मोहक शरीर, चंद्रमा सा मुख, कमल सी आँखें, कमान सी भौहें, घने काले नीलम से चमकीले बाल। वह स्वरूप इस समय मेरे सामने आ गया है। मनोरमा मुरारीलाल की भावनाओं को ताड़ते हुए कहती है कि आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं है। मनोरमा चंद्रकला को कला सिखाने के दौरान उसके घर पर 4 चित्र बनाती है, एक मुरारीलाल का, एक चंद्रकला का, एक मनोज बाबू का और एक रजनीकांत का।
मनोरमा उपरोक्त 4 चित्रों में 3 मुरारीलाल को सौंपती है और एक चित्र रजनीकांत वाला अपने पास रखते हुए कहती है, यह मैं ले आऊँगी, यह मेरा अंतिम चित्र होगा। मुरारीलाल के पूछने पर कि अंतिम क्यों, मनोरमा कहती है, मैं ऋषिकेश जाऊँगी, रंग और कलम गंगा में फेंक कर माला लूँगी। मनोज शंकर का प्रथम अंक के लगभग अंतिम में प्रवेश होता है और उसकी सबसे पहली मनोरमा से वार्ता कुशलक्षेम होता है। परीक्षा के समय घर आने पर मुरारीलाल मनोज शंकर से घर आने का कारण पूछते हैं। उत्तर में वह बताता है कि अगर आपका वेतन 600 रुपये है और इस महीने आपके पूरे 600 रुपये भेज दिया, घर का काम कैसे चलेगा। मुरारीलाल मनोज को पैसे की चिंता नहीं करने की सलाह देता है, किंतु मनोज शंकर कहता है कि इस प्रकार आपके नैतिक पतन की संभावना है। प्रथम अंक का अंत रजनीकांत का फटे सिर और खून से लथपथ शरीर से होता है। चंद्रकला तेजी से उसके पास आती है। क्षण भर के लिए रजनीकांत आंखें खोल लेता है और मुस्कुराता है। दूसरे अंक की शुरुआत मनोज शंकर के अपने बरामदे पर बांसुरी बजाने से होता है। मुरारीलाल की वासनात्मक भावना से आहत मनोरमा पुरुष जाति पर तंज कसती हुई रजनीकांत से कहती है कि दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। मनोरमा रजनीकांत के प्रति आकर्षित हो जाती है कि विधवा रूपी ज्वालामुखी को छिपाना उसके लिए संभव नहीं है। इसीलिए वह रजनीकांत से कहती है कि मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूँगी। मनोज शंकर अपने को मनुष्य की कमजोरियों का निष्ठुर आलोचक बताया। मनोज शंकर मनोरमा को अपने प्रेम की शामिल देता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। यह दृश्य मुरारीलाल भी देख लेते हैं। मुरारीलाल अपनी पुत्री चंद्रकला का विवाह मनोज शंकर से कराने की योजना बहुत पहले से बना चुके थे। मुरारीलाल मनोज शंकर का शक करते हुए कहता है कि तुम्हारा इस तरह विधवा मनोरमा का हाथ पकड़ने का क्या मतलब है। मनोज शंकर कहता है कि यह विधवा आप नहीं जानते, या शायद जानते भी हैं, अग्नि है, हलचल है, कोई भी पुरुष उसे छू कर या पी कर नहीं जी सकता। उसका हाथ मैंने इसीलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मनोज अपने पिता की आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने पढ़ाई छोड़कर चला आता है। उसके पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वह 12 वर्ष का था, अभी वह 22 वर्ष का है। दूसरे अंक के ही अंत में हर नंदन 40,000 रिश्वत मुरारीलाल को देना चाहता है। माहिर अली लेने से इनकार करता है, किंतु मुरारीलाल उसे लाने की बात करता है। तीसरे अंक की शुरुआत अंधेरी रात से होती है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। माहिर अली बरामदे पर बैठा है। मनोरमा लालटेन के प्रकाश में खड़ी है। फिर मनोरमा और माहिर अली में वार्तालाप होती है। तीसरे अंक की शुरुआत में माहिर अली एक डरावना सपना देखता है जिसमें 2 काले आदमी शैतान की तरह खौफनाक हैं, जो माहिर अली के हाथ को खींचता है। माहिर अली मनोरमा से सांकेतिक रूप में कहता है, शायद उसे ले जाने के लिए दूत आ गया है। उसकी बोली बंद हो गई है। आज ही तक उसका दुनिया का नाता है। रजनीकांत अस्पताल में अचेत अवस्था में पड़ा है। चंद्रकला उसके पास एक घंटा रह कर आती है और वह पार्वती की तरह मृत्युंजय रजनीकांत के लिए तपस्या करती है। चंद्रकला अस्पताल में अपने साथ ले गई सिंदूर से रजनीकांत के हाथों मांग भरती है। वह मनोरमा से कहती है कि मैं सुहागन हो गई, देखो मैंने सिंदूर की होली खेली है। वस्तुतः नाटक का यही अंतिम लक्ष्य है। चंद्रकला यही अंतिम लक्ष्य है। चंद्रकला का अस्पताल जाना और रजनीकांत से मिलना उसके पिता मुरारीलाल को बहुत अखरता है। वह चंद्रकला को बहुत डांटते हैं और अपनी मान मर्यादा की दुहाई देते हैं। नाटक के तीसरे अंक में माहिर अली मनोज शंकर के पिता की
हत्या पर से पर्दा हटाता है। उसके अनुसार मुरारीलाल 10 वर्ष पहले अपने पिता को केवल 8,000 रुपये के लोभ में भांग पिलाकर नाव से नदी में ठेल दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। माहिर अली के अनुसार मुरारीलाल उस समय भी डिप्टी कलेक्टर थे और वह स्वयं उनका मुंशी मुरारीलाल उसी 8,000 रुपये से एक मोटर गाड़ी ली और गांव में बंगला बनवाया। मुरारीलाल जब चंद्रकला के मांग में सिंदूर देखता है तो कहता है कि तुमने मेरी मर्यादा बिगाड़ दी, पर चंद्रकला कहती है कि मेरे मांग पर यह सिंदूर आपके 50,000 का प्रायश्चित है। नाटक के अंत में मनोज शंकर बांसुरी बजाना चाहता है, पर इसे मुरारीलाल अपने सर्वनाश का व्यंग समझता है। मुरारीलाल के कहने पर कि तुम लोग मेरे कर्मों का फल देना चाहते हो, इस पर मनोज शंकर कहता है, हम लोगों ने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। संचित कर्म जो चाहते हैं करा डालते हैं, इसमें हम किसी का दोष नहीं है। नाटक का अंत माहिर अली के स्वप्न का यथार्थ होने से होता है। वह कहता है, मैंने सपना देखा था, मैं कहता था कि आज कयामत की रात है। मिश्र जी का यह समस्या प्रधान नाटक वस्तुतः नायिका प्रधान है और वह नायिका है चंद्रकला। नाटक के तीनों अंकों में चंद्रकला उपस्थित रहती है। चंद्रकला का रजनीकांत के प्रति गहन आकर्षण तथा अंत में अचेतावस्था में पड़े उसके हाथ से अपने मांग में सिंदूर भरना और सदा के लिए उसकी हो जाने का आत्मसमर्पण ही नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य है। इस नाटक में प्रेम कथा से इतर डिप्टी कमिश्नर मुरारीलाल के चारित्रिक पतन की भी कथा चलती है, जो कई स्तरों पर है। वह अर्थ और काम लोभी व्यक्ति है। मुरारीलाल एक भले चंगे शिक्षित ईमानदार व्यक्ति रजनीकांत की हत्या को छुपाने के लिए उसी के हत्यारे चाचा से 50,000 रुपये रिश्वत लेता है। उसकी कामवासना को आसक्त विधवा मनोरमा, जो उसी की बेटी की उम्र की है और उसकी बेटी को चित्रकला की शिक्षा देने के लिए उसी के घर पर रहती है, के प्रति देखी जा सकती है। मिश्र जी ने इस नाटक में बुद्धिवाद या विचारवाद के रूप में दो पात्र चंद्रकला और मनोरमा का सृजन किया। जहाँ चंद्रकला के द्वारा लेखक ने नारी क्या है, भारतीय नारी क्या है आदि विचारों को प्रस्तुत किया है, तो मनोरमा के माध्यम से विधवा जीवन, विधवा विवाह, विधवा का आदर्श आदि विचारात्मक दृष्टि प्रस्तुत की है। सिंदूर की होली नाटक के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों के द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी ही है। यूरोप में प्रवर्तित तथा तथ्यवाद का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर के प्रति अपने वास्तविक रूप में सामने लाई जाती है। एक जगह और शुक्ल जी कहते हैं कि नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण जी यूरोप से लाए हैं, उसमें काव्यतत्व का अवयव भर शक नहीं आने पाई है। उनके नाटकों में न चित्रमय और भावुकता से लदे भाषण हैं, न गीत या कविताएं। खरी खरी बात कहने का जोश कहीं कहीं अवश्य है। डॉक्टर नगेंद्र सन्यासी से आधी रात तक अपने सभी नाटकों में उन्होंने सामाजिक समस्याओं को, विशेषकर नारी समस्याओं को आधार बनाया है। अपने नाटकों की विषय वस्तु के लिए उन्होंने इतिहास के पृष्ठों में नहीं, समाज के विस्तृत आंगन में झांका और समसामयिक समाज में विशेष रूप से नारी की स्थिति और उसकी समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से चित्रित किया। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद चंद्रकला नए विचारों वाले परिवार में जन्मी है। उसने नई शिक्षा पाई है और नए युग की चेतना में उसका संस्कार हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण भारद्वाज चंद्रकला ने सिंदूर की होली खेली है। उसने सच्चे मन और आत्मा से अपने आप को समर्पित किया है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय मिश्र जी के नाटक प्रायः 3 अंकों के हैं। उनके संवाद प्रायः छोटे हैं, भाषा बहुत साधारण है, किंतु तर्क और व्यंग से ओतप्रोत होते हैं। नाटकों में
रंग निर्देश के अधिक जटिल विधान नहीं होते। एक दो नाटकों को छोड़कर गीतों का प्रयोग भी स्वाभाविकता लाने के लिए नहीं किया गया है। संवाद और रंग निर्देश की विशेषताएं आगे चलकर ऐतिहासिक पौराणिक कृतियों में कम हो गई। इनकी इन विशेषताओं को लेकर ही कहा गया है कि खेले जाने की दृष्टि से अच्छे नाटक लक्ष्मीनारायण मिश्र ने लिखे। शिखर चंद्र जैन मिश्र जी में हमें एक बड़ी तीव्र बलवंती विचारधारा, एक वेदना मिश्रित तिमिलाहट समान और परिस्थितियों के प्रति एक मार्मिक किंतु गंभीर व्यंग्य मिलता है। सिंदूर की होली नाटक के महत्वपूर्ण संवाद। प्रथम अंक। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। मुरारी लाल। एक जंगल में दो शेर नहीं रहते। भगवंत सिंह। परिवार का योग व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है। मुरारी लाल। अगर मैं मारा गया तो इसके उत्तरदायी हुजूर होंगे। रजनीकांत। मनुष्य का स्वार्थ इसके लिए आदमी क्या नहीं कर डालता। मुरारी लाल। आजकल का कानून ही ऐसा, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है। सजा तो कबूल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। मुरारी लाल। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए यह सब हो रहा है। अब के सोचे न बनेगा मालिक सीताराम हो। चंद्रकला। संसार तो ईश्वरमय है, फिर माया है कहाँ। मनोरमा। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। मनोरमा। कमल ताल के कीचड़ में उगेगा लेकिन गंगा के बालू में नहीं। मनोरमा। आग के निर्बुद्ध हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है। मनोरमा। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं तीन वस्तुओं में निर्मित है। मनोरमा। कानून और कला का साथ नहीं हो सकता। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। मनोरमा। कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। मनोरमा। सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता। मनोरमा। पुरुष आँख के लोलुप होते हैं। विशेषता स्त्रियों के संबंध में मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज हो जाती है। मनोरमा। जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोर। मुरारी लाल। दूसरा अंक। दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुओं के एक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चलता है। वे सभी भूखे रहते हैं। ज्ञान के लिए वहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं है। उन्हीं भिक्षुओं की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। मनोरमा। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूँगी। मनोरमा। रजनीकांत से। विषाद का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई लेकर जीना अच्छा नहीं है। मनोरमा। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। मनोरमा। आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ। रजनीकांत। किसी को गोली मारना आदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर, वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। मनोज शंकर। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। मनोज शंकर। प्लेटो के प्रजातंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मनोज शंकर। प्रेम करना विशेषता स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसीलिए होती है कि वे प्रेम करती हैं। प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उनका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। मनोज शंकर। प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृत है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। मनोज शंकर। यहाँ देहातों में अधिकांश लोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। मनोज शंकर। और विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन नहीं कहीं नहीं मिलेगा।
मनोरमा उपभोग सुख न हो, लेकिन वैधव्य तो समाज का कलंक है। मनोज शंकर विधवा जीवन तो केवल सेवा और उपकार का है। मनोरमा तीसरा अंक है। सारा संसार मरता है, एक ओर मृत्यु हो रही है, दूसरी ओर जन्म हो रहा है। मनोज शंकर यह कयामत की रात है, आज दुनिया का निशान मिट जाएगा। माहिर अली लेकिन यह अंग्रेजी विदेशी भावावेश प्रथम दर्शन का प्रेम हमारे देश में चल नहीं सकता। मनोरमा स्त्री का हृदय शरबत एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश क्या विदेश। चंद्रकला मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो उन्माद हो रहा है। चंद्रकला मनोरमा से पुरुष बलि है, सब तरह से बलि रहेगा। चंद्रकला स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष इसके लिए दोषी नहीं। तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों के विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मभोज का। चंद्रकला अराजकता संभव है, कुछ समय के लिए अव्यवस्था मिटा दें, लेकिन स्वतः व्यवस्था नहीं हो सकती। मनोरमा कोई भी बुराई प्रायश्चित से मिट जाती है, कोई भी बुराई प्रायश्चित से मिट जाती है। मुरारी लाल।